वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है CSIR के लिए। तो स्पेसिफिकेशन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये होता क्या है, बेसिकली कोई भी सेल जब डेवलप हो रही होती है, जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें वो किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से ग्रो करती है, उन कंडीशंस को हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। वो किस तरीके से ग्रो हो रही है, कैसे डिवाइड हो रही है और कैसे अपने पैटर्न को अचीव कर रही है। तो यही चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। सबसे पहले हम देखेंगे सेल फेट मैचुरेशन के बारे में। सेल फेट मैचुरेशन क्या होता है, कोई भी सेल है जब ग्रो कर रही है, मैच्योर हो रही है, उस टाइम पे उसका फेट कैसे कैसे डिसाइड किया जा रहा है। तो स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं सेल फेट मैचुरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेल आइडेंटिटी। कोई भी स्पेसिफिक सेल टाइप, कोई भी स्पेशल आइडेंटिटी लेने के लिए जो प्रोसेस अचीव की जाती है, जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स जा रही हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन आता है कि सेल्स कैसे कैसे ग्रो हो रही हैं, कैसे कैसे अपना फेट अचीव कर रही हैं। और डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सेल्स को जो बनना है, लाइक नर्वस टिश्यू है, उसको नर्व सेल्स बनानी है तो वो नर्व सेल ही बनाएगा, या फिर अगर उसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए वो कुछ और बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जो कि लेटर पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो मेन फोकस है वो है स्पेसिफिकेशन। हम स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फेट ऑफ अ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली का मतलब इटसेल्फ, अपने आप से अगर कोई सेल डिवाइड करने को या डिफरेंशिएट करने के लिए कैपेबल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेल है ये स्पेसिफाइड हो गई है और जो सेल का फेट है वो स्पेसिफिक हो गया है, कोई भी सेल या टिश्यू का। एट द स्पेसिफिकेशन स्टेज कमिटमेंट टू सेल आइडेंटिटी इज स्टिल लेबाइल। अब ये जो स्पेसिफिकेशन स्टेज होती है, स्पेसिफिकेशन के स्टेज में क्या होता है, जो सेल आइडेंटिटी है, कौन सी सेल क्या बनने वाली है, ये चीज़ लेबाइल होती है। लेबाइल का मतलब ये एक स्टेबल चीज़ नहीं होती है कि ये कंप्लीट ये हो गया। ये क्या होता है, ये चीज़ आती है डिटर्मिनेशन में कि कमिटमेंट जो है सेल की आइडेंटिटी का, कि अगर इसको नर्व टिश्यू बनना है तो ये नर्व टिश्यू ही बनेगी। ये हो गया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो सेल की आइडेंटिटी है, इसके लिए जो कमिटमेंट होता है सेल्स का, ये लेबाइल होता है। ये चेंज हो सकता है। अगर कोई भी सेल लाइक नर्व टिश्यू को बनाने के लिए बनी है तो ज़रूरी नहीं है, अगर उसको मीडियम मिलता है कि आप हाइपोब्लास्ट बनाइए तो ये सेल हाइपोब्लास्ट भी बना सकती है, क्योंकि इसका जो फेट है, जो इसकी आइडेंटिटी है, वो लेबाइल है। If a specified cell is transplanted to a population of differently specified cells, अगर कोई भी specified cell है और अगर आप किसी different specified cells में इसको ट्रांसफ़र कर दें, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ। ये कोई पर्टिकुलर सेल टाइप है, इसको बनाना है टिश्यू। अब आपने ये सेल का थोड़ा सा पार्ट लिया, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट लिया और इसको डाल दिया आपने हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। हाइपोडर्मिस वाले रीजन पे इसको लगा दिया। अब ये क्या कर रही है, ये हाइपोडर्मिस बनाने लगी। तो अगर ये हाइपोडर्मिस बना रही तो क्या ये डिटरमाइंड है? डिटरमाइंड मतलब डिटरमिन होना। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर इसको नर्व टिश्यू बनाना है तो ये सिर्फ नर्व टिश्यू बनाएगी, लेकिन आपने ये सेल को हाइपोडर्मिस वाले रीजन में प्लेस कर दिया तो ये हाइपोडर्मिस बनाने लगी। तो मतलब ये स्पेसिफाइड सेल है। स्पेसिफिक तो हो गई है कि हाँ इसको ये बनाना है, लेकिन जो इन्वायरमेंट मिल रहा है ये वही चीज़ बना दे रही है।
तो ये डिफरेंस होता है स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में, कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड सेल्स को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो द फेट ऑफ ट्रांसप्लांट विल बी अल्टर्ड बाय इट्स इंटरेक्शन विद इट्स नेबर। लाइक हाइपोडर्मल सेल्स के बीच में आपने इसको रखा तो फिर ये हाइपोडर्मिस को बनाने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन वर्क करता है। अब आते हैं हम स्पेसिफिकेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिएगा ये एक पर्टिकुलर टाइप की सेल ली गई है और एक ये जो रेड वाला पोर्शन है ये मसल्स बनाने के लिए है और जो येलो वाला है ये न्यूरॉन्स को बनाने के लिए है। ओके, अब ये मसल है रेड वाला पोर्शन और जब अलग अलग रखा गया है और ये न्यूरॉन बना रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डिटरमाइंड हो गया। लेकिन अगर यही वाला सेल देखा गया, यहाँ से सेल्स को रखा गया, स्पेसिफिकेशन हुआ इसका और यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइंड बिकम्स मसल डिस्पाइट सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो मसल सेल है ये जिस इन्वायरमेंट में रखी जा रही है वो बन जा रही है। यहाँ पे देखिए नर्व सेल्स बन गई है और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लेवल एक एग्जांपल और स्पेसिफाइड मसल सेल चेंज टू न्यूरॉन। एक जगह पे ये मसल बन गई है, एक जगह पे न्यूरॉन बन गई है। डिपेंड कर रहा है इसको किस तरीके के मीडियम में रखा गया है, कैसे इन्वायरमेंट में, कैसी सराउंडिंग में इसको रखा गया है। अब स्पेसिफिकेशंस के टाइप होते हैं, 3 टाइप का होता है, ऑटोनॉमस, कंडीशनल एंड सिंकाइटियल। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। Here, the blastomere of early embryo are apportioned a set of critical determination factors within the egg cytoplasm called cytoplasmic determinants। यहाँ पे autonomous specification में क्या होता है कि कुछ cytoplasmic determinants present होते हैं cells in the sense early embryo। जब embryo का formation हो रहा होता है तो इसमें कुछ cytoplasmic factors present होते हैं जो कि सेल की फेट को डिटरमाइन करने में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ एग। जो एग है, एग के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेल फेट स्पेसिफाइंग फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, सेल फेट स्पेसिफाइंग फैक्टर, मतलब ये सेल की फेट को डिसाइड करेंगे। ये फैक्टर यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो जो सेल इसे बनना है वो बनेगा, लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो ये सेल इसको जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो कुछ ये स्पेसिफाइंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन अ मैनर दैट डायरेक्ट्स द सेल अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ मैचुरेशन। और ये जीन एक्सप्रेशन को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि ये जो सेल होती है उसको डायरेक्शन देते हैं कि उसका मैचुरेशन किस वे से होना है, किस इन्वायरमेंट में सेल है, उसको कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मिले हैं, ये डिसाइड करेंगे कि वो जो सेल है वो मैच्योर होके क्या बनेगी। Autonomous specification, the cell knows very early what is to become without interacting with other cells। Autonomous specification में सेल्स को पता होता है कि उन्हें क्या बनना है विदाउट इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के साथ में क्या बनना है, और अगर इंटरैक्शन नहीं होता है तो उन्हें क्या बनना है। सेल्स को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कह सकते हैं कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं और अपने आप से ये स्पेसिफाइड हो जाती हैं। ये एक कुछ इस तरीके का ट्रोकोब्लास्ट दिखाया गया है, इसकी सेल्स हैं और ये इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कैसे डिवीज़न हो रहा है और सेल्स का फेट चेंज हो रहा है। जैसे ये डिवाइड हुई, यहाँ पे ये सेल्स बनी है, इनमें डिवीज़न हो रहा है सारा। अब क्या हुआ, आपने एक अलग सेल निकाल ली, ट्रोकोब्लास्ट डेवलपमेंट की जो ट्रोकोब्लास्ट सेल है वो आपने निकाल ली। अब आप देखिएगा ट्रोकोब्लास्ट सेल डिवाइड हुई, 2 से 4 बनी और फाइनली इसको जो शेप बनाना है, देखिएगा ये यहाँ पे ये बना रहा था कि 4 सेल्स ऐसे एक साथ में हैं और ऐसा हेयर जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहे। यहाँ पर भी इसने अकेले भी वही बना दिया। अभी यहाँ जो नॉर्मल आप देख रहे थे, यहाँ पे इसको बनाने के लिए ये इसके इंटरेक्शन में थी, जो रेड वाली सेल्स हैं ब्लू वाली सेल्स के इंटरेक्शन थी, तब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रही थी। लेकिन इस सेल को जब अलग निकाल दिया गया,
ये फिर भी वही स्ट्रक्चर बना रही हैं। इनके इन्वायरमेंट से इनको फर्क नहीं पड़ा कि इनके साथ में जो अटैचमेंट वाली सेल्स थी वो हैं या नहीं है, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि इनको क्या बनना है। ये देखिएगा यहाँ पे लार्ज करके यही डायग्राम दिखाया गया है कि जब ये ट्रोकोब्लास्ट सेल्स को निकाला गया है, अलग कर लिया गया है पूरे एम्ब्रायो से, तभी भी ये वही चीज़ बना रही हैं जो इनको बनाना था। इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि इनके साथ में इंट्रैक्शन हो रहा है अगली सेल का या नहीं। अब बात करते हैं हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का। ऑटोनोमस में हमने देखा कि सेल्स का फेट डिसाइडेड है, उनको क्या बनना है उनको पहले से पता है। लेकिन जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है, दे डोंट, उनको तो है जो भी इन्वायरमेंट मिल गया वो बन गए। उनको कोई भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमें प्री डिटरमाइन होकर रहना है या हमें कोई पर्टिकुलर सेल ही बनानी है। उनको जो भी माहौल मिला, जैसा इन्वायरमेंट मिला, वो वैसे डेवलप हो जाते हैं। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट्स बाय इंटरैक्टिंग विद अदर सेल्स। जो सेल्स का फेट होता है वो डिपेंड करता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि वो दूसरी सेल्स के साथ में इंटरैक्शन करके ही अपना जो फेट है उसको अचीव कर पाते हैं। दिस एरे ऑफ इंटरैक्शंस कैन इंक्लूड सेल टू सेल कॉन्टैक्ट्स। एक जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स होते हैं। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है कि पास पास में दो सेल्स रहती हैं और ये एक दूसरे को सिग्नल देती हैं कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। तो एक तो ये जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा सिक्रीटेड सिग्नल्स, कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स क्या होता है, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सेल्स होती हैं और एक सेल ये पैराक्राइन फैक्टर्स को सिक्रीट करती है, दूसरी इसको रिसीव कर लेती है अपने रिसेप्टर्स के थ्रू। तो पैराक्राइन फैक्टर्स हो गए। और तीसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स लोकल इन्वायरमेंट, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेस। जो सेल है उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी है। तो टोटल हमने देखा कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में 3 टाइप की सिग्नलिंग होती है। एक होती है जक्स्ट्राक्राइन, दूसरी होती है पैराफैक्टर्स के थ्रू, और तीसरा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में सेल्स बहुत पास पास में होती है, नियर बाई होती हैं और डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। पैराक्राइन में सेल्स थोड़ा डिस्टेंस पे होती हैं और जो पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, एक सेल सिक्रीट करती है, दूसरी इसको रिसीव करती है। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिसाइड करती हैं कि सेल के कांटेक्ट में कौन सेल है, कौन सी होनी चाहिए। अगर वो सेल है कांटेक्ट में तो जो बनना है उस सेल को वही बनेगी। अगर उसको वो कांटेक्ट नहीं मिला तो जो सेल का स्पेसिफाइड फेट है वो नहीं बनेगा, बल्कि जो उसको इन्वायरमेंट मिला है वो वैसा ही बन जाएगा। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को सीएंस में देखने को मिलता है। जब हम लोग पढ़ते हैं, वल्वा डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे, तो डिवीजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे किस तरीके से डिवीजन होता है और सी एलिगेंस की बॉडी का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल हम सी एलिगेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट आपके एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया। इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस, कि कंडीशन उसके आसपास की कैसी हैं। पास की सेल जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग दे रही है या पैराक्राइन दे रही है, या फिर उसके आसपास की सेल्स के साथ में मैकेनिकल स्ट्रेस कैसा है, लोकल इन्वायरमेंट सेल्स का कैसा है। टोटली ये कंडीशन पे ही डिपेंड होती हैं। इसी से नाम डिराइव कर लिया गया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, if cells from one region of vertebrate blastula that have been fate mapped to give rise to dorsal tissue, अगर कोई ये सेल है, इसका पर्टिकुलर फेट है डोर्सल टिश्यू बनाना, are transplanted into the presumptive ventral region of another embryo, दूसरे एम्ब्रायो के ये वेंट्रल रीजन में ट्रांसप्लांट कर दी गई। So the transplanted donor cell will change their fate and develop into ventral cell type. अब ये थी डोर्सल बनाने वाली, इसको जब वेंट्रल में ट्रांसप्लांट किया गया, अब ये वेंट्रल सेल्स बनाने लगी। तो ये डिपेंड होता है, ये बदल गई अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये सेल थी, ये डोर्सल फेट बना रही थी, यहाँ पे ये डोर्सल सेल्स को बना रही है। अब इन सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया गया वेंट्रल साइड में। अब ये क्या करेगी, ये वेंट्रल सेल्स को बनाने लगेगी।
तो ये होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इनका इन्वायरमेंट बदला, इनकी सराउंडिंग सेल्स बदल गई और ये अपना नेचर चेंज कर देंगी। इनको जो बनाना चाहिए ये वो नहीं बनाएंगी, इनको जिस इन्वायरमेंट में प्लेस कर दिया गया है ये उसे ही बनाने लगेंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा, ब्लास्टुला है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखिएगा ये नॉर्मल बैक सेल्स हैं, ये ब्लास्टुला की बैक को बनाने वाली सेल्स हैं। अब इनको अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल सेल्स बना रही हैं, बैक सेल्स को बनाती है और पूरा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, ओके। लेकिन अगर ये ब्लास्टुला की जो बैक बनाने वाली सेल्स हैं इनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया बेली बनाने वाले रीजन में, अब ये क्या करेंगी, ये बेली बनाने लगी। तो इनको जहाँ का इन्वायरमेंट मिल रहा है ये वही बना रही हैं। अगर इनको आपने बैक में रखा तो ये बैक सेल्स बना रही हैं, और अगर आपने इनको बेली में रख दिया तो ये बेली को फॉर्मेशन करने लगेंगी, बेली का। दूसरा एग्जाम्पल है, एक ब्लास्टुला लिया और एक ग्लास नीडल इसमें लगा दी गई। ग्लास नीडल से कुछ सेल्स को वहाँ पे रिमूव कर दिया गया। एक हीट करके अगर आप ब्लास्टुला में लगा देंगे तो इतना पर्टिकुलर पोर्शन लाइक जल जाता है, तो उतना एरिया हट गया। अब अगर उतना एरिया हट गया है तो उतनी चीज़ नहीं बननी चाहिए, लेकिन नहीं, इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। ये सेल्स का, ये जो बची हुई सेल्स हैं ये पूरा कर देती हैं इनका जो भी रोल होता है और एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट करा देती हैं। तो ये होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कि या तो वो सेल्स हैं अगर उनको हटा देते हैं तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट करके उस रीजन को पूरा कर देती हैं, या फिर आप उनको जिस जगह पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो वही फेट ले लेती हैं और उसी चीज को बनाने लगती हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का देखा, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉक्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक फर्टिलाइज्ड एग लिया, सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसके साथ में किया। अब ये जो डेड टिश्यूज थे इन्होंने एम्ब्रायो फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं किया जैसे होना चाहिए था। देखिएगा ये फर्टिलाइज्ड एग है, अब इसका पहला डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बन गई। अब इन्होंने एक सेल को नीडल से हटा दिया, लाइक इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो डेड टिश्यूज हो गए, जहाँ पे हॉट नीडल लगाई वहाँ टिश्यूज हो गए डेड। अब वो आधा पोर्शन जो है एक सेल वो तो नॉर्मल डेवलप कर रही, लेकिन जहाँ पे इन्होंने डेड कर दिया इस सेल को, ये पार्ट डेवलप नहीं हो रहा। ये देखिए डिस्ट्रॉयड हाफ बना, जो न्यूरल स्टेज है आगे बना, तो जो हाफ एम्ब्रायो है वो तो डिवीजन कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया वो नहीं बना। जबकि कंडीशनल में क्या हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है कि अगर हॉट नीडल से आपने कुछ पार्ट हटा दिया है तो उस पार्ट को बाकी सारी सेल्स कवर कर ले रही हैं और उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट आता है सिनकाइटियल स्पेसिफिकेशन। ये एक स्पेशल टाइप का स्पेसिफिकेशन है जिसमें जो साइटोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे, और ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ही डिवाइड होते रहते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं होता है, बहुत सारे बन जाते हैं, उसके बाद में कहीं साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। So the cytoplasm that contains many nuclei is called syncytium. syncytium का मतलब ये होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ में। नॉर्मली आपने देखा होगा एक सेल होती है और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन syncytium का मतलब है एक सेल है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बन गए हैं। And the specification of preservative cell within a syncytium is called syncytial specification. और जिस भी सेल का इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस के थ्रू डेवलपमेंट होता है उसको सिनकाइटियल स्पेसिफिकेशन बोला जाता है। एम्ब्रायो ऑफ मेनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड विद इन वन शेयर्ड साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय वन कॉमन सेल मेम्ब्रेन। मतलब एक कॉमन सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। विद इन वन शेयर्ड साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म शेयर हो रहा है, साइटोप्लाज्म एक ही है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है
सेल मेम्ब्रेन तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे अलग अलग कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक ड्रोसोफिला है। दीज आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रायोज दैट गो थ्रू अ सिंकाइटियल स्टेज एज इलिस्ट्रेटेड बाय द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इसको यूज किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पे सेट होते हैं। सो ड्यूरिंग द फ्लाइज अर्ली क्लीवेज स्टेज, जब अर्ली क्लीवेज स्टेज होती है, सो न्यूक्लियाई डिवाइड थ्रू 13 साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। होता क्या है, एक नॉर्मल सेल है और एक न्यूक्लियस है, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 1 से 2 बनता है, फिर ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 2 से 4 बनता है और ऐसे होता जाता है 13 क्लीवेज तक, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फिर जो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सबके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी है कि उनकी अलग मेम्ब्रेन बन जाती है और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है वो बनके रेडी हो जाता है। तो ये चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इट इज विद इन द सिंकाइटियल ब्लास्टोडर्म दैट the identity of future cells is achieved simultaneously across the anterior posterior axis of the entire embryo. Therefore, identity is established without any membrane separating nuclei into individual cells. जो फेट होता है ऑर्गेनिज्म का वो सारा एक साथ में साइमल्टेनियसली होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, इसीलिए बहुत सारे न्यूक्लियस पहले बन जाते हैं और उसके बाद में इनका डिवीजन हो जाता है, एक अलग अलग मेम्ब्रेन बन जाती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 to 6 साइकिल्स में इतने सारे न्यूक्लियस बने हैं, अगली 8 to 9 साइकिल्स में न्यूक्लियस का और ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोल सेल्स हैं, पोल सेल्स पोल पे चली जाती हैं, डिवाइड होते रहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे 13 साइकिल के बाद में इंटरफेज आती है और बाउंड्री बनने लगती है और जो फाइनल बन के रेडी होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री बन गई है। उसके बाद में जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। तो ये न्यूक्लियर साइकिल है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट की और ये ग्लोबल वेव ऑफ न्यूक्लियाई डिवीजन ड्यूरिंग साइकिल 13th ऑफ साइकिल में किस तरीके से डिवीजन हो रहा है ये इसका पिक्टोरियल दिखाया गया है। सो मेम्ब्रेन्स डू इवेंचुअली फॉर्म अराउंड ईच